Hello friends, welcome back to Core City. I'm Sonam. Today we'll be learning about fundamental duties. हमने fundamental rights and directive principles के बारे में पढ़ा. Fundamental rights जो balance बनाती हैं between the rights of citizen and the state. ठीक है, तो states के पास कुछ restrictions हो जाती हैं कि जो liberty देती हैं to citizens, वो fundamental rights में पढ़ा. Fundamental duties में पढ़ा कि state के क्या क्या governance के फंडे हो सकते हैं, क्या वो इलेक्शन के पॉलिसीज बना सकते हैं, क्या उनको फर्दर वेलफेयर के लिए करना चाहिए फॉर द सिटीजन एंड टूवर्ड द इंडिया. ठीक है, तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें पढ़ेंगे हमारी टूवर्ड्स इंडिया कुछ फ़र्ज भी हैं. अगर राइट मिल रहे हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी निभानी होगी, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर 9 है लक्ष्मीकांत का. इसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद ये नहीं था. ठीक है, ये लेटर ऑन आया एट द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, उसने क्या क्या रिकमेंड किया और फिर उसके बाद फर्दर क्या क्रिटिसिज्म है, ये सारा इस चैप्टर में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमने किससे कंसेप्ट लिया, यूएसएसआर उस टाइम का. ठीक है, तो बेसिकली रशिया से ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया कि अगर आपको स्टेट कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही है टुवर्ड्स स्टेट हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ बनते हैं. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी आई किस टाइम पे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, जब 1975 to 77 इंटरनल इमरजेंसी का टाइम था. तो 76 में स्वर्ण सिंह कमेटी आई जिससे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद. ठीक है, तो बेसिकली न्यू पार्ट ऐड कर दिया, पार्ट 4A. पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज. आर्टिकल 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी 10. ठीक है, एट दैट टाइम 10 थी, उसके बाद 11th ऐड की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ. ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स जो है उन्होंने जो रिकमेंड की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने. तो ये ऊपर जो फोटो है ये स्वर्ण सिंह जी की है. ठीक है, उन्होंने जो रिकमेंड की थी वो उसमें से कुछ एक्सेप्ट कर दी, कुछ रिजेक्ट कर दी. तो अनएक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस क्या है कि एक तो पार्लियामेंट जो है उनको, पार्लियामेंट के पास ये पावर देनी चाहिए कि वो पेनल्टी और पनिशमेंट दे सके जो अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा. ठीक है, फर्स्ट तो ये था, ये रिजेक्ट कर दी गई थी. दूसरी चीज़ ये थी कि इनको इन्फोर्सेबल कर देना चाहिए. ठीक है, सो दैट अगर फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है तो ये भी जस्टिसेबल होनी चाहिए. ठीक है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. कोई भी लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट जो दी जाती है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहा, ठीक है, तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट कर दी गई. तीसरी चीज़ ये कि जो ड्यूटीज़ टू पे टैक्स, बेसिकली कि सबको टैक्स पे करना चाहिए, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जो ड्यूटी में इंक्लूड कर देनी चाहिए और उसको इन्फोर्सेबल कर देना चाहिए, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, उसके बाद कुछ लिस्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो उसमें क्या क्या है ये बेसिक एक बार रीड कर लेना. ये जो ब्लू में दिया है लास्ट पे मैंने, तो दिस इज़ बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी. उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे 86 के टाइम पे. बेसिकली उस टाइम पे जो आर्टिकल 45 था उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया था. ठीक है, वो पार्ट उठा के हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया था और न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाल दिया था. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमने एक ऐड कर दी थी फंडामेंटल ड्यूटी, किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड और बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. ठीक है, एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. और इस टाइम पे क्या क्या हुआ कि हमारे पास प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है. दूसरी चीज़ ये है कि एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए. ठीक है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे. ठीक है, तो बेसिकली ये है कि नेशन को हायर लेवल पे लेके जाना है इन साइंटिफिक वे ऑल्सो. ठीक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म. ठीक है, सब के दिमाग में ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें लोगों का और ह्यूमैनिटी का वेलफेयर ही सोचना है. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल पे कहीं भी जा रहे हैं तो वॉल पे जाके कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो मतलब स्पॉइल नहीं करना चाहिए, जैसे किलो वगैरह में हम देखते हैं फोर्ट्स को, और डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए. ये सारी चीज़ें आई. और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए बिकॉज दैट्स द सोल अथॉरिटी जो हमारे ऊपर आती है, जिससे हमारा लॉ चलते हैं. रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल
फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नेशनल एंथम जब चलता है तो हमें खड़े होना चाहिए। इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं हम पैर छूते हैं, ठीक है, वैसे ही नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। अपहोल्ड करनी चाहिए सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड करना चाहिए हमें कंट्री को। रेंडर नेशनल सर्विस, जब बुलाया जाए, कभी हमारी बॉर्डर पे ज़रूरत है, अगर देश हमें बुला रहा है तो हमें उसकी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट वेज पे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उस टाइम पे भी हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए टू सेव आवरसेल्व्स एंड टू सेव अदर पीपल, ठीक है। तो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री, ठीक है, जिसकी वजह से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे फोर्ट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस को हम देख के आते हैं, ठीक है। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सब में हम बोलते हैं ना हम सब भाई भाई, तो सब में एक रिस्पेक्टेबल, हमारे नेबरहुड में डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स के लोग रह रहे हैं तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हार्मनी से रहना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो डेरोगेटरी फॉर्म्स लाइक समय से चलती आ रही है, ठीक है, इन्फेंट्स के प्रति या फिर फीमेल्स के प्रति, ठीक है, उन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस को मैं इसलिए रिस्पेक्टिवली डालती हूँ बिकॉज कैसे है कि फीचर्स क्या, उसके करेक्टरिस्टिक्स सिखाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या चीज़ें कवर करती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इम्प्लीमेंट होने के बाद वो हमें क्या संदेश देती हैं, कि क्या रिमाइंड करती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फीचर्स में क्या है कि चेरिशिंग द नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कि एक मॉरल ड्यूटी बनती है गुड कैरेक्टर के लिए टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, हमारी सिविक ड्यूटी बनती है, ठीक है। कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारी कि हम इंडियन वे ऑफ लाइफ स्टाइल को जिए, ठीक है, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कुछ माइथोलॉजीज़ को फॉलो करें। फंडामेंटल राइट्स जो एक्सटेंड करते हैं वो सिटीज़न और फॉरनर दोनों को एक्सटेंड करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीज़न के लिए होती है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है टाइम टू टाइम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो दैट इज नॉन जस्टिसेबल। सिमिलर वे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो नॉन जस्टिसेबल है, बट पार्लियामेंट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ बना के उनको जस्टिसेबल भी बना सकती है, ठीक है, अभी तक नहीं है। सिग्निफिकेंस में हमारे पास क्या आता है कि यह रिमाइंडर है टू द सिटीजन कि वो अपने राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं एज अ सिटीजन। दूसरी चीज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है किसके लिए, फॉर सिटीजन टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि उनको डिसिप्लिन में रहना है। अगर लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली उनको कुछ चीज़ें मेंटेन भी करनी है, रिस्पेक्ट भी करना है टुवर्ड्स द नेशनल प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एवरीथिंग, ठीक है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई लॉ आता है, सो पार्लियामेंट कोई लॉ प्रोवाइड करता है तो पेनल्टी और पनिशमेंट भी मिल सकती है फॉर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज, कोई बर्न कर रहा है, नेशनल फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो इन दैट केस वार्निंग भी दी जा सकती है और पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है। हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कभी ऐसा होता है कि कोई लॉ का हमें एग्जैक्ट तरीका नहीं पता चल रहा कि वेदर इट्स वैलिड और नॉट, तो किस किस को कंसिडर किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ठीक है, उसके बेसिस पे किया जाता है। तो ये जो इंट्रोड्यूस की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976, तो उस टाइम पे बहुत विरोध चल रहा था कि ये हटानी चाहिए, बट 43rd अमेंडमेंट आई 1977 में, उसमें ये चीज़ अंडू नहीं हुई। कुछ चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट में थी उनको अंडू कर दिया गया, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया। 44th अमेंडमेंट जिसमें मैक्सिमम पार्ट को अंडू कर दिया गया जो 42nd अमेंडमेंट में आया था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फिर भी रखा गया। तो इससे पता चलता है कि दीज आर इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है कि वर्मा कमेटी आई। वर्मा कमेटी ने 1999 में ऑब्जर्वेशंस दी। इसमें क्या था कि ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, उनको हमने फंडामेंटल राइट्स की तरह कैरेक्टराइज नहीं किया है कि हम कोर्ट में जाएं एनफोर्स करवाएं, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ इम्प्लिसिट वे में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है 1971 का, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की तरफ हमारा रिस्पेक्ट करने का बताती है, उसको प्रिवेंट करती है,
ठीक है। वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स, ठीक है, जो पनिशमेंट करते हैं फॉर किस लिए कि हम कोई डिस्करेजिंग या कुछ ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं टुवर्ड द वीमेन या प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसके लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ऑफेंस एक्ट है जो अनटचेबिलिटी को लॉफुल बनाता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन पीनल कोड डिक्लेयर्स द इम्पिटिशंस एंड असर्शन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। कोई नेशनल इंटीग्रेशन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास IPC है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब क्या है कि लोगों के पास जो राइट्स दिए गए हैं तो हर लोग का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके उसके लिए क्या क्या डायरेक्टिव स्टेट बना रही है उसके लिए भी एक्ट बना हुआ है, ठीक है। कोई भी करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट है, फॉरेस्ट के लिए भी एक्ट है। तो ये जो कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट टाइम पे एक्ट आए हैं तो ये इम्प्लिसिट वे में या डायरेक्ट वे में भी वी कैन से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जस्टिफाइबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिज्म जो टाइम टू टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होता जा रहा है, जैसे नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका मतलब ये है कि उसमें पूरा हर चीज़ को कवर नहीं किया है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जस्टिसेबल बना रहे हो या फिर उसको इन्फोर्सेबल बना रहा हो। जैसे कि टैक्स पेमेंट, ठीक है, टैक्स पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इनकम टैक्स सबको पे करना चाहिए सो दैट प्रॉपर तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये सबकी ड्यूटी में कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। इम्प्लिसिट वे में, ठीक है, हम सबको पता है कि टैक्स पे करना चाहिए बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसको कंसीडर नहीं किया गया है। वोट डालना है, ठीक है, वोट हमारा राइट है, हमें डालना चाहिए बट ये ड्यूटी में नहीं दिया गया है। फैमिली प्लानिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। वेग है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है ड्यूटीज़ बिकॉज कैसे है कि बहुत सारे वर्ड एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किए गए हैं तो इस वजह से ही ये वेग है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, ह्यूमैनिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं डिफाइन की गई है। नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर, कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट, इसमें बोला है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको बोला था कि इनको जस्टिसेबल बनाना चाहिए, ठीक है, बट ये रिजेक्ट कर दिया गया था, ये नॉन जस्टिसेबल है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है तो भी इट्स नॉट लाइक कि कोई इन्फोर्स कर सकता है या जस्टिसेबल कर सकता है, तो दैट्स वाई ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस मतलब ये है कि ऐसे ऊपर से हवाई बातें की गई हैं। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि बेसिक सोल है तो वो ऑब्वियसली जस्टिसेबल होनी चाहिए थी, सुपरफ्लुअस नहीं होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म्ड बाय पीपल इवन दो दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लोग फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की नहीं की डजेंट मैटर। उसके बाद इंक्लूजन एज अपेंडेज टू पार्ट 4, क्या है पार्ट 4 में इंक्लूड की गई है, दे शुड हैव बीन केप्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला पार्ट 3 में इंक्लूड करनी चाहिए थी, पार्ट 4 में नहीं। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला कि 99.9% जो पीपल है वो ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो उनको मतलब फॉलो करते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। द सिटीजन वर लॉ अबाइडिंग, देयर वाज नो नीड टू टेल देम अबाउट देयर ड्यूटीज, ऐसा उन्होंने बोला। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कोर्स सिटी। डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज के लिंक दिए हैं जहाँ पे क्वेश्चन बैंक है फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स। चेक आउट दोज लिंक्स। बाय।